Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you all back to CLA Tips Academy. कल के लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम फैक्टर ग्रुप कहते हैं। फैक्टर ग्रुप में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर H क्या हो, if H is normal subgroup of G, अगर H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G है तो एक नोटेशन हम देते हैं G ओवर H। किस तरह का ग्रुप? ईदर ग्रुप ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G और ग्रुप ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G अंडर द ऑपरेशन HA HB is equal to HAB for all AB in G। तो हमने कहा था कि अंडर दिस कंपोजिशन ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस बिकम्स ए ग्रुप स्ट्रक्चर, एक ग्रुप बनता है और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैक्टर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब अगर ग्रुप अंडर एडिशन है तो उसमें हम इसको किस तरह से करते हैं डिनोट? वी डिनोट इट एज इधर A plus H where A in G, or we denote it as H plus A where A is in G. Then again it is a group, this is called as factor group। और मैंने आपको कहा था कि फैक्टर ग्रुप जो है दिस इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G। ये गलती आपने नहीं करनी है बिकॉज ये इसका अपना आइडेंटिटी, इसका ऑपरेशन अपना होता है, इसकी आइडेंटिटी अपनी होती है। सो दिस इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G बट दिस इज इंडिपेंडेंटली एक ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हमने की थी, अगर आपको याद हो। कुछ एग्जांपल्स हमने की थी और उन एग्जांपल से हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि Z के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सबके सब ग्रुप्स होते हैं, वो सबके सब नॉर्मल होते हैं। तो इसलिए Z के केस में हम फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं इजीली। Z के केस में क्या होता है? कोई भी MZ जो है दिस इज सब ग्रुप ऑफ Z। और Z क्योंकि एबिलियन ग्रुप है तो एबिलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। सो Z बाई MZ जो है ये फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। आपको याद क्या रखना है? याद रखना है, क्या याद रखना है? कि कोई भी ग्रुप अगर आपके पास है तो उस ग्रुप का आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलना चाहिए, जब भी जाके जो है G बाई H एग्जिस्ट करता है। ये जरूरी है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर ग्रुप के लिए कि जिसके जरिए से आप फैक्टर कर रहे हैं ग्रुप को, वो सब ग्रुप जो है नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। उसी टाइम आप ये कह सकते हैं कि फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वरना फैक्टर ग्रुप के एग्जिस्टेंस के बारे में आप कोई भी बात नहीं कर सकते। अब खुशकिस्मती से Z के केस में जितने भी उसके सब ग्रुप्स होते हैं वो सबके सब नॉर्मल होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे फैक्टर ग्रुप की बात इजिली कर पाते हैं। जब हमने बात की थी फैक्टर ग्रुप ऑफ Z की तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, हमने कंक्लूड किया था कि Z बाई NZ में हमें एक एलिमेंट मिलता है ऑर्डर n का, इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n की तरह बिहेव करेगा। सो दिस लुक्स लाइक Zn। उसके अलावा हमने बात की थी कि MZ अपॉन NZ जो है दिस वाज आइसोमॉर्फिक टू Zn बाई n। ठीक है, सो दिस वाज आइसोमॉर्फिक टू Zn बाई n। इसी तरह से हमने बात की थी कि Z by 0 this looks like Z, Z by Z this looks like Z1, या इन जनरल हमने बात की कि G by 0 looks like G and G by G looks like Z1। तो ये कुछ बातें हमने की थी। आज फैक्टर ग्रुप को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रुप्स को हम डिस्कस करते हैं और उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप के साथ उनका क्या रिलेशन है।
उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछा गया है पार्ट बी में, नेट के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है कि इफ mz इज contained in nz and mz is subgroup of nz, m is greater than 0, n is greater than 0, then आपको पता करना है कि m n को डिवाइड करता है, n m को डिवाइड करता है, n m के इक्वल होता है या इनमें से कोई भी नहीं। इसमें एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। आपको पता है बच्चों, जैसे 4z इज सब ग्रुप ऑफ 2z, ऐसे ही होता है ना। या इसी तरह से आप देख सकते हो 9z दिस इज सब ग्रुप ऑफ 3z। आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि दीज आर ऑल सब ग्रुप। अब इनमें देखो कौन किसको डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है। मतलब आप इसको ऐसे देखिए, mz इज कंटेन्ड इन nz, इसका मतलब n m को डिवाइड करता है, n m को डिवाइड करता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, आपको ऑर्डर जैसे पूछा गया है कि बोलिए ऑर्डर किसके बराबर है। आपको एलिमेंट क्या दिया गया है, R60 ZD6, ये किसका एलिमेंट है, D6 अपॉन ZD6। देखो ऑब्वियस सी बात है, कैसे फैक्टर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अगर आप फैक्टर ग्रुप लेंगे G अपॉन H, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के एलिमेंट होंगे AH, फिर A बिलोंग्स टू G। अब यहाँ पे G क्या है, व्हाट इज G, G इज D6 और H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप लिया है हमने, इसका सेंटर ऑफ ग्रुप। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, ऑब्वियसली इसमें होंगे A इंटू ZD6 वेयर A बिलोंग्स टू D6। ठीक है, तो अब A कौन सा लिया गया है यहाँ पे, R60, तो R60 इंटू ZD6, हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो बच्चों, ऑर्डर निकालने के लिए हमें एक रिजल्ट याद रखना होगा। रिजल्ट क्या है, AH इज इक्वल टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H। एक आप ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि AH किसके इक्वल होता है, ये H के इक्वल होता है अगर A किस में बिलोंग करे, H में बिलोंग करे। अब हमें फाइंड करना है इसका ऑर्डर, तो 1 से स्टार्ट करो। R60 इंटू ZD6 अगर आप लोगे, आपको क्या आना चाहिए, इसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। मतलब रेज टू पावर आप क्या करें, इसकी आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है R0 इंटू ZD6 या सिंपली ZD6। फैक्टर ग्रुप में उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी वही नॉर्मल सब ग्रुप होता है जिससे हम उसको फैक्टर करते हैं। तो हमने देखना है, जैसे 1 इसकी पावर लेंगे तब तो नहीं आएगा, तब तो R60 आएगा। अब 2 लीजिए, इसकी पावर 2 लेंगे तो R120 ZD6 आएगा, अभी भी नहीं आया। जब 3 पावर लेंगे तो क्या आएगा, R180 ZD6। 3 की पावर लेके क्या आया, R180 ZD6। अब देखो मजे की बात क्या है, R180 किसमें बिलोंग करता है, ZD6 में, इसलिए ये किसके इक्वल होगा, ZD6 के इक्वल होगा। यानी अभी आपको कहा था कि AH किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है जब जब A किसमें बिलोंग करता है, H में। और R180 क्योंकि ZD6 में 2 एलिमेंट्स होते हैं इवन सिमेट्री में, एक तो R0 होता है और एक R180 होता है। R180 बीइंग इनसाइड ZD6, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R80 इंटू ZD6 इज इक्वल टू ZD6, और उसको आप लिख सकते हो R0 इंटू ZD6। तो कौन सी पावर आपने की, R60 ZD6 की थर्ड पावर आपने ली। सो थर्ड पावर आपको क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। देखिए यही है, सो दिस इज 3। सिमिलरली R72 ZD5 का जब आप लेंगे, जब फिफ्थ आप इसका पावर करेंगे, तो पहली बार जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा उसके लिए, जिसके लिए आइडेंटिटी होगा, दैट विल बी 5। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5। आपको ग्रुप दिया गया है Z4 क्रॉस Z2 और एक सब ग्रुप दिया गया है विच इज जनरेटेड बाय 2 1। आपको बताना है कि ये फैक्टर ग्रुप
किसके इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप, जनरेटेड बाई 2 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, 0 0 एंड 2 1। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 8/2 का 4 हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट, इजिली आप इसका फैक्टर ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से Z2 क्रॉस Z8 है और H इज जनरेटेड बाय 1 1। तो 1 1 के साथ जब आप जनरेट इसको करोगे तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। मतलब 1 1 को पहले 1 के साथ करो, फिर 2 के साथ करो तो ये आएगा, 3 के साथ करो, 4 के साथ करो, 5 के साथ करो। फाइनली एक स्टेज के बाद एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो H के आएंगे एज ए सब ग्रुप ऑफ Z2 प्लस Z8, वो ये वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि H का जो ऑर्डर है, वैसे भी आप H का ऑर्डर अगर आप देखो तो वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ओबियसली 1 1 का, सॉरी 1 1 का ऑर्डर 8 आ जाएगा, तो इसलिए ये 8 एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। सो दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो इसको जब आप ऑर्डर निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो फैक्टर ग्रुप किस तरह से होगा, फैक्टर ग्रुप विल लुक लाइक, कोई भी ऑर्डर ऑफ, सॉरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो Z2 की तरह बिहेव करता है। सो दिस विल बिहेव लाइक Z2। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको याद रखना है इसे, UKN। UKN क्या होता है, इसको UN से हम जनरेट करते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट होते हैं UN के सच दैट X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो K, 1 मॉडुलो K। ठीक है बच्चों, इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है कि K किसको डिवाइड करना चाहिए, N को। अगर K N को डिवाइड करता है तो UKN which is defined as X belongs to UN such that X is congruent to 1 modulo K, ये हमेशा सब ग्रुप होता है UN का। ये क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ UN। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, U3 21, नाउ 3 डिवाइड्स 21, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, इसमें आपके पास वो वाले एलिमेंट होंगे U21 के which are congruent to 1 modulo 3। तो 21 के कौन से एलिमेंट है जो कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो 3 के, 1 है, फिर आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 11, 13, बिकॉज 13 आप यहाँ पे देख सकते हो 3, ये जो 3 डिवाइड्स 13 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 16 माइनस 1, 3। तो इस तरह से कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो UKN जो है दिस इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G। सो वो वाले एलिमेंट U21 के विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, वो किस में आ जाते हैं, U321 में। तो UK21 जो है दिस इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ U21। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। अब इसकी खासियत क्या है, इस सब ग्रुप को हम क्यों पढ़ते हैं। सो फर्स्टली दिस इज सब ग्रुप ऑफ UN, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो 3 डिवाइड्स 1 माइनस 1, 4, 3 डिवाइड्स 4 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 10 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 13 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 16 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 19 माइनस 1। तो ये सब के सब हो जाएंगे। U321 किस तरह का दिखेगा, देखो U321 में 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो यहाँ Z6 की तरह बिहेव करना चाहिए, S3 की तरह। लेकिन UN एबिलियन है और सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप जो है वो भी एबिलियन होता है। तो UK21 जो है, UKN जो है, क्योंकि सब ग्रुप है किसका, UN का, और सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप एबिलियन होता है, तो UKN भी क्या हो जाएगा, ये भी एबिलियन हो जाएगा।
तो इसका मतलब अगर 6 ऑर्डर का है और अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप है तो ये इसकी तरह बिहेव करेगा, Z6 की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं U1632 को। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये जो यू के एन जो होता है, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ UN, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ UN। ठीक है, बिकॉज UN क्या है, एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑल नॉर्मल, all the subgroups of abelian group are normal, and UKN being a subgroup of UN, so this too is normal। तो इस तरह से ये हमें एक तरीका मिल जाता है UN को फैक्टर करने का, यानी UN को हम फैक्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UKN, बिकॉज UKN जो है दिस इज नॉट ओनली सब ग्रुप बट दिस बीइंग सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। इस तरह से इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम फैक्टर कर रहे हैं इसको, ठीक है, U30 को U530 से हम फैक्टर कर रहे हैं, U20 को U1020 से फैक्टर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपका फैक्टर ग्रुप G/ZG साइक्लिक हो तो G एबिलियन होता है। G क्या होता है, एबिलियन। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसलिए इफ एंड ओनली इफ, यानी G/Z(G) इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज एबिलियन। यानी अगर G एबिलियन होगा, अगर G एबिलियन होगा तो इसका फैक्टर ग्रुप इसके सेंटर ग्रुप के साथ, सेंटर ऑफ ग्रुप के साथ क्या होगा, साइक्लिक होगा। और इसी तरह से अगर ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक होगा तो G क्या होगा, एबिलियन। सो दिस इज बोथ वेज ट्रू। मैं थोड़ा सा आपको इसको फिर से बताता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट ये कहता है कि G/ZG this is cyclic if and only if G is abelian। मतलब क्या होगा इसका, मतलब इसका ये होगा कि अगर G एबिलियन है तो G/ZG क्या हो जाएगा, दिस इज साइक्लिक। या अगर हमें ये दिया गया है कि G/ZG इज साइक्लिक तो हम वहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि G इज एबिलियन। सो दिस इज बोथ इज ट्रू। इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया है, अगर आप में से कोई देखना चाहता है यू कैन ऑल्सो लुक एट दैट। आइए इसकी बात करते हैं। 2016 में पूछा गया है ये, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, जी किसके बराबर दिया गया है, Q4। आपसे पूछा गया है कि बोलो Q4 और सेंटर ऑफ ZQ4। इसको रैशनल की तरह लिखता हूँ, सिंपली लिखिए इसको, दिस इज Q4। आपसे ये पूछा गया है कि Q4 और सेंटर ऑफ Q4 ये फैक्टर ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, Z4 की तरह बिहेव करता है, Z2 क्रॉस Z2 की तरह बिहेव करता है, या किसकी तरह बिहेव करता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो Q4/ZQ4 का आप ऑर्डर फाइंड करो ना। ऑर्डर कितना होगा इसका, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ G/H जो है ये किसके इक्वल होता है, फैक्टर ग्रुप G/H का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। मतलब ये इंडेक्स ऑफ H इन G का ऑर्डर जो होता है वही G/H का ऑर्डर होता है। सो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H किसके बराबर होता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ G/H इसके इक्वल होता है। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ Q4 अपॉन ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Q4।
अब Q4 का ऑर्डर कितना होता है? दिस इज 8 और इसके सेंटर में दो ही एलिमेंट होते हैं 2, सो 8/2 इज 4। तो एक चीज तो क्लियर है कि Q4 अपॉन ZQ4 दिस इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कोई भी ग्रुप हो, वो या तो Z4 की तरह बिहेव करेगा, या तो Z4 की तरह बिहेव करेगा, या Z2 क्रॉस Z2 की तरह बिहेव करेगा। अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि G/ZG is cyclic if and only if G is abelian। मतलब अगर G abelian है तो ये साइक्लिक होगा। दूसरे लफ्जों में अगर G abelian नहीं है तो G/ZG साइक्लिक भी नहीं होगा। अब Q4 क्या है? दिस इज नॉन abelian। इसका मतलब Q4 अपॉन ZQ4 जो है ये साइक्लिक भी नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। अगर ये एबिलियन होता तो वो साइक्लिक होता, ये नॉन एबिलियन है तो ये नॉन साइक्लिक होगा। कहने का मतलब ये है कि Q4 अपॉन ZQ4 जो है वो सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का, लेकिन कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4? नॉन साइक्लिक, इस रिजल्ट के हिसाब से। क्योंकि साइक्लिक ये तब होता है जब जी अबिलियन होता है, लेकिन जी तो नॉन अबिलियन है, इसलिए इसका फैक्टर ग्रुप नॉन साइक्लिक होगा। सो इट विल लुक लाइक Z2 क्रॉस Z2। तो आपका सही जवाब क्या आएगा? दिस विल लुक लाइक Z2 क्रॉस Z2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली D6 अपॉन ZD6 को आप जब देखेंगे तो अगेन इसमें दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, बट क्योंकि ये फैक्टर ग्रुप है नॉन एबिलियन ग्रुप का, तो इसलिए ये क्या होगा? ये नॉन साइक्लिक ही दिखेगा। क्योंकि साइक्लिक ये तब होगा जब आपका ग्रुप एबिलियन होता है, बट ग्रुप D6 है विच इज नॉन एबिलियन, सो इट विल लुक लाइक S3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है आपके पास जिसको आप लिख सकते हो एज P इंटू क्यू, PQ आर प्राइम एंड P इज लेस देन Q, और आपको ये भी पता है कि G इज नॉन एबिलियन। कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप जिसको आप लिख सको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स, आपको प्रूव करना है उसका सेंटर ऑफ जो ग्रुप होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। उसके सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रूफ कितना सिंपल है। इसका प्रूफ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है तो बाय लैग्रेंज थ्योरम हमें पता है कि जेड जी जो है सब ग्रुप है जी का। जेड जी जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो लैग्रेंज थ्योरम के हिसाब से जेड जी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो जेड ऑफ जी बीइंग सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, सो दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ये पी क्यू को डिवाइड करना चाहिए। अब जो भी चीज पी क्यू को डिवाइड करेगी वो ये क्या हो सकती है? वो या तो 1 होगी, या पी होगी, या क्यू होगी, या पी क्यू होगी। यही पॉसिबल डिवाइजर्स हैं। अगर हम पी क्यू लेते हैं ऑर्डर ऑफ जेड जी, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी कितना होगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज पी क्यू अपॉन पी क्यू इज 1। इसका मतलब जी अपॉन जेड जी विल लुक लाइक Z1। इसका मतलब जी बाई जेड जी साइक्लिक हो गया, बिकॉज Z1 इज साइक्लिक। बट उस वक्त तो जी एबिलियन होना चाहिए, जबकि जी क्या लिया हमने? नॉन एबिलियन। ये तो गया। अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी में क्यू लेता हूँ तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी ये कितना हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। सो अगेन दिस लुक्स लाइक ए साइक्लिक ग्रुप। तो जी एबिलियन होना चाहिए, बट जी इज नॉन एबिलियन, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ जेड जी पी भी नहीं होगा, बिकॉज वो जेड क्यू की तरह बिहेव करेगा। सो फाइनली मेरे पास एक ही केस बचता है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू है और P लेस देन क्यू है और G नॉन एबिलियन है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा? एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज 1। इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 39। आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ जी किस तरह से बिहेव करेगा। ऑर्डर ऑफ जी 39 है, दैट मीन्स 39 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 13। 3 इंटू 13 मतलब 3 इज लेस देन 13। क्लियर है? और जी नॉन एबिलियन, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जी विल बिहेव लाइक Z1। अब डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अभी जो हमने रिजल्ट किया उसके हिसाब से
क्योंकि जी नॉन एबिलियन है और जी को आप लिख सकते हो एज पी इंटू क्यू, सो आप डायरेक्टली देख सकते हो दिस विल बिहेव लाइक Z1. So the direct fall out of this. अब देखो यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 55, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है आपको कि ये एबिलियन है या नॉन एबिलियन। ये सी पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो 55 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 11, और ये 5 डिवाइड करता है 11 माइनस 1 को, तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे। एक तो Z55 वाला केस बन जाएगा और दूसरा कौन सा बन जाएगा, दूसरा केस बन जाएगा नॉन एबिलियन वाला। तो नॉन एबिलियन वाले केस में तो सेंटर ऑफ जी क्या हो जाएगा आपका, Z1 की तरह हो जाएगा। लेकिन जो एबिलियन वाला केस है, तो एबिलियन वाले केस में आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो ग्रुप के इक्वल होता है। हमने पहले ही रिजल्ट पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रुप में कि G इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अगर G साइक्लिक है, आई मीन साइक्लिक है, तो साइक्लिक का मतलब वो एबिलियन है। साइक्लिक का मतलब वो एबिलियन है, तो एबिलियन का मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो दो केसेस बन गए हमारे पास, एक में सेंटर ऑफ ग्रुप Z55 आ जाएगा और दूसरे में सेंटर ऑफ ग्रुप Z1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये नहीं बताया गया है कि ग्रुप एबिलियन है या नॉन एबिलियन, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, Z55 भी आ जाएगा, Z1 भी आ जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे साथ में ये दिया गया होता, सपोज G इज एबिलियन, अगर G इज एबिलियन बताया गया होता तब इसका ऑप्शन बनता ये। और अगर ये बताया गया होता कि G इज नॉन एबिलियन, जैसा कि ऊपर हमने देखा, तब इसका ऑप्शन बनता ये। बट कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कुछ भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, और ये सी पार्ट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, फाइन। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। आपको बताया गया है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर ऑफ, देखिए जी अपॉन जेड जी, जी अपॉन जेड जी का ऑर्डर कितना है, 25 है। दैट मीन्स जी बाई जेड जी किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक Z25 या Z5 क्रॉस Z5, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर तो ये Z25 की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में G बाई जेड जी क्या हो जाएगा, G बाई जेड जी हो जाएगा आपका साइक्लिक, इसका मतलब G एबिलियन हो जाएगा। तो G किसके इक्वल हो जाएगा, ZG के इक्वल हो गया। और अगर G ZG के इक्वल हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G अपन ऑर्डर ऑफ ZG वो तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G बाई ZG 1 होगा, ये तो 25 है, उस हिसाब से तो गलत होगा। लेकिन दूसरा केस यहाँ पे हमारे पास नॉन साइक्लिक वाला भी है, सो नॉन साइक्लिक विल टेक, पॉसिबिलिटी है कि नॉन साइक्लिक के केस से ये वाला केस हमारा कवर हो जाए। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 25 4 15 16, देखो बच्चों, आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अपान जेड जी कितना है, 25। इसका मतलब जी बाई जेड जी का ऑर्डर 25 है, तो ये 25 का मतलब 5 स्क्वायर है इसका ऑर्डर, और 5 स्क्वायर इसमें दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, यहाँ तो ये Z5 स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा या ये Z5 क्रॉस Z5 की तरह बिहेव करता है। मान लेते हैं कि हम ये इसकी तरह बिहेव करता है, इसका मतलब G बाई जेड जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। इसका मतलब G क्या हो जाएगा, एबिलियन, वही उसी रिजल्ट से कि G बाई जेड जी साइक्लिक, G इज एबिलियन। अगर G एबिलियन है तो G किसके इक्वल हो जाएगा, ZG के। अगर G और ZG का ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G बाई ZG Z1 हो जाएगा, मतलब हाँ 1 हो जाएगा, जबकि इसका ऑर्डर कितना है 25। तो इससे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, यानी साइक्लिक वाला तो यहाँ पे चौपट कर देगा हमारा प्लान।
लेकिन नॉन साइक्लिक से ये वाली पॉसिबिलिटी कवर हो सकती है कि इसका ऑर्डर 25 हो सकता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली जी बाई जेड जी की अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर 4 की बात करें, फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो Z4 बनेगी, दूसरी Z2 क्रॉस Z2। तो Z4 के कारस्पॉन्डिंग फिर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो साइक्लिक हो जाएगा, तो G अबिलियन हो जाएगा, तो G और ZG सेम हो जाएगा, तो G अपॉन ZG का ऑर्डर 1 होगा, जबकि 4 एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, लेकिन ये वाला काम बना देगा, नॉन साइक्लिक के कारस्पॉन्डिंग आ सकता है, ये भी आ सकता है। 16 की बात करते हैं। 16 देखो बच्चों, अगर ऑर्डर ऑफ 16,000, आई थिंक 6 था ये, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG दिस इज इक्वल टू 6। तो G बाई ZG किसकी तरह बिहेव करेगा, या तो ये Z6 की तरह बिहेव करेगा, या ये S3 की तरह बिहेव करेगा। अब Z6 के कारस्पॉन्डिंग फिर से पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो नॉन साइक्लिक है S3 उसके कारस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। तो फाइनली देखिए आप, फाइनली अगर G बाई ZG का ऑर्डर कितना हो 15, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, Z15। अब वैसे भी देख सकते हैं 15 को आप लिख सकते हैं ना 3 into 5 एंड 3 डज नॉट डिवाइड्स 5 - 1, 3 डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस 1, तो इसमें यूनिक पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो Z15 हो जाएगी, ZP क्यू। इसका मतलब G बाई ZG साइक्लिक है, तो G एबिलियन हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ZG होगा हमेशा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, जबकि इसका ऑर्डर कितना दिया 15, सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG इज इक्वल टू 15। ये था वो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, आप खुद भी देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ G 30 है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डर ऑफ ZG। तो फिर से आपको वही टेक्निक लगानी है, 1 बाय 1 करके। देखो पहले G अपॉन ZG कितना होगा पहले वाले केस में, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G 30 है, सो 30 अपॉन 1, सो दिस विल लुक लाइक 30, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 30। तो 30 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है, इसकी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है, ना किसी फार्मूला से, और ना ही कोई मैंने आपको वैसे चार्ट जब मैंने आपको बताया था वहाँ बताया था, लेकिन आप याद रख सकते हो कि 30 के जो है वो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए जिसकी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी साइक्लिक के अलावा, उसमें पॉसिबल होता है। इसी तरह से 5 के केस में देखेंगे 30/5 6, इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला फैक्टर ग्रुप भी मतलब ZG जो है इसका लिए ये ऑर्डर आ सकता है। फिर 30/30 Z1 ये भी हो जाएगा, बिकॉज वो बन जाएगा आपका G बाई ZG विल बिहेव लाइक Z1, है ना, तो वो साइक्लिक हो जाएगा, तो अबिलियन होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ZG, तो वो बिल्कुल सही है। बस ये प्रॉब्लम करेगा, ZG अगर 6 होगा तो G बाई ZG कितना होगा, इस विल लुक लाइक, तो Z5 की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन Z5 साइक्लिक है, तो ये भी साइक्लिक होगा, ये साइक्लिक है तो G अबिलियन होगा, G अबिलियन है तो ZG और G का ऑर्डर सेम है, जब इनका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब G बाई ZG जो है वो उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, बट उसका ऑर्डर 6 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी ZG की नहीं। सो मोर और लेस इट इज ऑफ द सेम टाइप। Similarly यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज आल्सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड दीस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय CSIR। इसी तरह से आपने ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG जो है उसको कभी भी प्राइम ऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है।
इसी तरह से आपको बताना है कि जी बाई जेड जी जो है कभी भी पी इंटू क्यू नहीं हो सकता वेयर पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन। सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चे अगर जी बाई जेड जी पी के इक्वल हो जाएगा, मतलब दिस विल लुक लाइक जेड पी, तो उस केस में ये साइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक का मतलब जी जेड जी के इक्वल हो जाएगा, और जी जब जेड जी के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपन जेड जी तो वन होना चाहिए, बट वो कितना है पी। सो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी बाई जेड जी अगर आप पी क्यों लेते हो, पी क्यों लेते हो वेयर पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, तो यहाँ पे भी तो एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जेड पी क्यू की तरह बिहेव करेगा, विच इज साइक्लिक। अगेन अगर ये साइक्लिक है तो जी जेड जी का ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो उस केस में जी अपन जेड जी का ऑर्डर कितना होगा, इज इक्वल टू वन। बट इसका ऑर्डर दिया कितना है पी क्यू, सो अगेन दिस विल बी ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो आपने याद रखना है कि जी बाई जेड जी जो है आपका, ये ना तो कभी इसका ऑर्डर प्राइम हो सकता है फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, और ना ही इसका ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम हो सकता है सच दैट पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, क्योंकि दोनों केसेस में साइक्लिक ग्रुप आता है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन लाएगा। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, तो बच्चे सबसे पहले आपको देखना है जेड क्रॉस जेड जो है वो इस तरह से होता है। अब जो टू टू है आपका जनरेटेड बाई टू, तो वो ये वाले एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, ठीक है। इसका जब फैक्टर ग्रुप आप निकालोगे, और आपको पता है जेड क्रॉस जेड का ये जो ग्रुप है ये आपका, इसके जो ग्रुप हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ से फैक्टर ग्रुप आप ले सकते हो। अब इसका ऑर्डर कितना है इन्फिनिटी, तो ऑर्डर जेड का जेड अपॉन टू ये साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी, और कोई भी इन्फिनिटी साइक्लिक ग्रुप जो है वो जेड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जेड के पास एक ही एलिमेंट होता है फाइनाइट ऑर्डर का, जबकि आप देखोगे कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के, इसलिए बात नहीं बनेगी। दैट मीन्स ये साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि अगर साइक्लिक इसको जेड की तरह बिहेव करना चाहिए, बट ये उसकी तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। जेड क्रॉस जेड जो है कि ये साइक्लिक होता है या नहीं होता। देखो इसमें दो केसेस हैं बच्चे हमारे पास। अगर तो ए बी के इक्वल है, ए बी अगर हम कोई भी जनरेटर लेते हैं तो उसमें दो केसेस हैं, या तो ए और बी दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो अनइक्वल वाले जनरेट नहीं होंगे, और अगर अनइक्वल हैं दोनों तो इक्वल वाले जनरेट नहीं होंगे। इसका मतलब कोई हमें ऐसा जनरेटर नहीं मिलेगा जो कि पूरे के पूरे जेड प्लस जेड को जनरेट करेगा, सो देयरफॉर बात नहीं बनेगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर ग्रुप आता है, दैट इज क्यू बाई जेड। देखो ना, जेड इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, और क्यू क्या है आपका अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप्स क्या हो जाएंगे नॉर्मल, तो जेड भी क्या हो जाएगा नॉर्मल। इसका मतलब क्यू बाई जेड जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये होगा किस तरह का, बड़ा ही ये पेकुलर टाइप का ग्रुप है, इसको गौर से देखिएगा, दिखने में बड़ा इनोसेंट है बट बहुत ही मजेदार ग्रुप है ये। क्यू बाई जेड इस तरह से होगा इसका फैक्टर ग्रुप, शाबाश, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो ए प्लस जेड साइज दैट ए बिलोंग्स टू क्यू, इस तरह का होगा। सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली ऑर्डर तो इनफाइनाइट ही होगा, देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा, जीरो प्लस जेड, वन बाई टू प्लस जेड, वन बाई थ्री प्लस जेड, वन बाई फोर प्लस जेड एंड सो ऑन, ठीक है ना। जीरो प्लस जेड, वन बाई एन प्लस जेड, एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर एंड सो ऑन। इस तरह के ये बनेंगे आपके पास इसमें। अब बोलोगे सर इसमें न्यूमरेटर में कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में आप जो भी लिखोगे उसको जेड एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ क्यू बाई जेड जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्यू बाई जेड जो है वो साइक्लिक होगा या नहीं। अब इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप अगर साइक्लिक है तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जेड की तरह बिहेव करता है, तो इसका मतलब ये जेड की तरह बिहेव करना चाहिए। अब ऑर्डर जीरो प्लस जेड क्यू बाई जेड में बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर वन है। वन बाई टू प्लस जेड क्यू बाई जेड में बिलोंग करता है, देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर टू है। इनफैक्ट ये ऐसा मजेदार ग्रुप है आपके पास, ये फैक्टर ग्रुप
की शक्ल में, जिसमें आपको हर ऑर्डर का एलिमेंट मिल सकता है। जैसे 1/2 का ऑर्डर कितना हो गया 2, 1/3 का ऑर्डर 3, 1/4 का ऑर्डर 4, 1/5 का ऑर्डर 5। सो इट हैज गॉट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर। लेकिन दूसरी तरफ से Z में तो एक ही एलिमेंट होता है फाइनाइट ऑर्डर, दैट इज 0। तो अगर तो ये साइक्लिक ग्रुप है, फिर तो ये Z की तरह बिहेव करना चाहिए था, और Z में एक ही एलिमेंट होता है फाइनाइट ऑर्डर के, जबकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर फाइनाइट के। तो इसलिए बात बनी नहीं। बट ये किसकी वजह से प्रॉब्लम आई? साइक्लिक मानने की वजह से। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं, अगर ये साइक्लिक होता तो Z की तरह इसको बिहेव करना चाहिए था। सो दिस इज नॉट साइक्लिक। क्लियर है? इसी तरह से आप प्रूव करोगे, आपको प्रूव करना है कि जो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है रियल नंबर होता है वो साइक्लिक नहीं होता है। तो Q/Z साइक्लिक नहीं है, Q/Z आपका साइक्लिक नहीं, ऐसे मतलब ये किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? इसको आप सिंपली वैसे ही देख सकते हैं कि Q और R इसलिए साइक्लिक नहीं है क्योंकि अगर आप फ्रैक्शंस को जनरेट करते हो तो इंटीजर्स रह जाते हैं। इंटीजर्स को जनरेट करते हो तो मतलब मान लो अगर आप जनरेटर कोई इंटीजर लेते हो तो फ्रैक्शंस रह जाएंगी। अगर आप फ्रैक्शन वाला कोई नंबर लेता हो तो इंटीजर रह जाएंगे। सिमिलरली R के लिए भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए साइक्लिक नहीं होंगे। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Q/Z, मैंने आपको कहा इसमें हर ऑर्डर के एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। सो QZ हैज elements of all order, but it will not have any element of order infinity। मतलब फाइनाइट ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि क्या आप कोई ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप की एग्जांपल दे सकते हैं जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। तो वो है बच्चे Q/Z। ये Q/Z एक ऐसा ग्रुप है जो खुद तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन इसका हर एलिमेंट जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का होता है। कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के इसमें? कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 3 के? कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 5 के? तो बच्चे यूनिक एलिमेंट होते हैं इसमें, हर ऑर्डर के इसमें क्या होते हैं? यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नो नो नो, सेकंड। ये वही वाला फार्मूला लगेगा आपका कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? फी ऑफ 1। 2 ऑर्डर के कितने होते हैं? फी ऑफ 2। 3 ऑर्डर के कितने होते हैं? फी ऑफ 3। 4 ऑर्डर के कितने होते हैं? फी ऑफ 4। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर निकाल सकते हो, किसमें? Q/Z में, ठीक है। जैसे 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 है। सिमिलरली जिस ऑर्डर के भी पूछे गए हैं उसको उसी हिसाब से आप देख सकते हो। Fine। ये देखिए 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 है। सब ग्रुप्स कितने होते हैं ऑर्डर 4 के? इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जो है वो या तो Z4 की तरह बिहेव करेगा या Z2 × Z2 की तरह बिहेव करेगा। तो अगर तो Z4 की तरह बिहेव करेगा तो वो साइक्लिक होगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 अपॉन फी ऑफ 4, सो वो तो 1 हो जाएंगे। तो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा तो Z2 × Z2 की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब 3 एलिमेंट्स होने चाहिए ऑर्डर 2 के। तो Q/Z हैज एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, बट QZ हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इसलिए Q/Z के पास कोई भी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर 4 का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होने के लिए इसके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए ऑर्डर 2 के, जबकि इसके पास एक ही एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का। सिमिलरली नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 की जब बात करेंगे तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब H जो है इसमें D4 की तरह नहीं हो सकता, बिकॉज अगर D4 होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है, इसका कोई भी सब ग्रुप जो है वो भी एबिलियन होना चाहिए। तो D4 नहीं हो सकता, Q4 नहीं हो सकता। अब बच्चे कुल मिला के ये 3 पॉसिबिलिटीज, इसमें भी आपका
ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के। तो कुल मिला के एक ही बचेगा आपके Z8। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे, तो वहाँ से आपको एक ही यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। इसी तरह से 9 के केस में भी आप देख सकते हैं। तो ये था बच्चे आपका फैक्टर ग्रुप। इसी के साथ आपका फैक्टर ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल सब ग्रुप्स और फैक्टर ग्रुप के बीच का रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, और होमोमॉर्फिज्म भी हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। So this is all I have from today's lecture. Thank you so much and have a nice day. अब बच्चे लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सी लतीफ़ अकेडमी पे आप नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड जो बैचेज हैं उनको ऑफर नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैनी स्टूडेंट्स हैव मेड इट टू FAA, मैनी have made it to PAA. So this is proving to be a very important group for aspirants of JK SSP. So please share the channel, please share the link of this video to your friends, so that we can spread free education to one and all. Thank you so much and have a nice day.